अच्छा, मैं जो बात कर रहा था वो एक चीज़ शायद आपने मिस की है इसमें से। उसके अंदर एक चीज़ ये थी कि जब कंट्रीज को ये रियलाइज़ हुआ, इट्स आई थिंक बैक इन 1980s और समवॉट, तो वो सारी कंट्रीज़ जो है, जो कंट्रीज़ जिन्होंने उस वक्त अप्लाई किया था, उनमें से बड़े बड़े जो नाम थे, रिज़र्व रखवाए थे, उनमें से बड़े बड़े नाम फ्रांस, इंग्लैंड या ब्रिटेन कह लें उनको, जर्मनी है, इसके अलावा और बहुत सारी कंट्रीज़, वो गए यूएस के पास। उन्होंने कहा कि भाई आप अब जो है ना, हमारे पास सोना है, आपको हम वापस दे रहे हैं। अब बल्कि उन्होंने ये कहा कि आपके पास हमने सोना रखवाया था जो था, उसके बदले में आपने हमें करेंसी दी थी जिसके ऊपर हम ट्रेड करते थे। अब आप एक काम करें, आप जो है ना ये करेंसी अपनी वापस ले रहे हैं, हमें वापस सोना दे दें हमारा। तो यूएस प्रेसिडेंट जो थे उस वक्त के, उन्होंने कहा कि अब से ये मुआहिदा ख़त्म, अब डॉलर ही चलेगा सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो सिस्टम बना था वो इसलिए बना था कि वो थोड़े वक्त के लिए था, जो उन्होंने डील की थी ना वो बहुत थोड़े वक्त के लिए थी, कि उन्होंने कहा था कि फ़िलहाल हमें ज़रूरत है क्योंकि हम सब जंग से गुजरे हैं अभी, तो इसलिए आप जो है हमें करेंसी दे दें जिसमें हम क्रिएट कर सकें। असल में प्रॉब्लम ये आई कि यूएस के पास इतनी अथॉरिटी कैसे आई, सवाल ये पैदा होता है कि उसने इस तरीके से कह दिया कि बिगेस्ट क्वेश्चन। लेकिन उसकी वजह उसकी जो अभी भी समझ में आता है, वजह उसकी ये थी कि उन्हें उस वक्त भी कोई रोकने वाला नहीं था कि अगर वो जितने भी चाहें डॉलर प्रिंट करते रहें, जैसे कि वो अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह ये थी कि अमेरिका क्योंकि जंग में कूदा ही नहीं था, पूरी दुनिया ने सफ़र किया लेकिन यूएस ने नहीं किया। उसने अर्न किया था, उसने अर्न किया, उस सारी जंग से उसने अर्न किया, ठीक है। उसने अर्न किया तो वो उसी वक्त सुपर पावर बन चुका था। इट वाज बायपोलर देन। उसके बाद जब रशिया की वॉर हुई है, उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ गए हम। जी एग्जैक्टली। यूएसएसआर जब टूटा फिर तो बिल्कुल ही उनको मौका मिल गया ना। ये यूएसएसआर टूटने से भी मेरा ख्याल है ये पहले की बात है। इसके बाद ही यूएसएसआर टूटा था और इसके बाद जब रशिया बना, तो उसके बाद तो ये बिल्कुल ही, आप सही कह रही हैं कि इस तरफ गया कि अमेरिका ही रूल कर रहा था। तो अभी भी मसला वही है कि जितने चाहे वो नोट प्रिंट कर सकते हैं, और जो इस वक्त ब्रिक्स चल रहा है, या फिर आप ये कहें कि चाइना और रशिया का जो टक्कर दे रहे हैं जो यूएस को, या फिर चाइना अकेले भी अगर कर रहा है, तो वो सारी उसके पीछे वजह यही है कि दुनिया अब शिफ्ट होना चाह रही है। अभी आप देख लें कि G20 हुआ, ठीक है। G20 के अंदर भी जिन कंट्रीज़ ने, जो कंट्रीज़ नहीं थी उनको भी इनवाइट किया गया। फिर ब्रिक्स के अंदर, ब्रिक्स क्योंकि यहाँ पर साउथ एशिया के अंदर और एशिया के अंदर इसीलिए बना था कि वो यूएस को कम्पीट करेगा, ठीक है, और यूएस इकॉनमी को कम्पीट करेगा। तो उसके अंदर बहुत सारे ममालिक की एप्लीकेशन आना शुरू हो गई हैं, 3 से 4 ममालिक को। ऊपर आपके पास कहीं पॉपअप हो रहा होगा, इस प्रोग्राम को भी ज़रूर देखिएगा, बहुत अहम प्रोग्राम है। अच्छा रुमैसा, ये बताएं कि इंटरेस्ट और टैक्सेशन जो हमारे यहाँ जो चल रहा है इस वक्त, उनका क्या रोल है किसी भी इकॉनमी के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर जो आप लोगों को जो पढ़ाया गया है उसके हिसाब से भी, और आप इंडिविजुअल हैसियत के अंदर क्या समझती हैं, किस तरह से काम हो रहा है? देखिए, टैक्सेशन इज़ ऑल अबाउट कि अगर आप एक कंट्री में रह रहे हैं तो आपको अपना रहने का एक किरदार अदा करना है। आप यहाँ पर अर्न कर रहे हैं, आप अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो अगर आप एक सफिशेंट अमाउंट से ज़्यादा अर्न करते हैं तो आप पर टैक्सेस लगते हैं। दैट इज़ जस्ट एन इनकम टैक्स। बट इसके अलावा आपकी GST अराउंड 17% है कि आप जो भी चीज़ कंज्यूम करेंगे उसमें आपको जो है वो टैक्सेस पे करना होता है। और टैक्सेस, बेसिकली टैक्सेस लगाने का जो मेन मकसद होता है ना, वो ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आप अपने कंट्री को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स पर। ठीक है। दो हमारा जो टैक्सेशन है, हमारी GDP करंटली जो है वो नेगेटिव में जा रही है, लास्ट ईयर्स में पॉजिटिव में थी स्टिल, बट टैक्सेस हमारे जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं। द मेजर प्रॉब्लम इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज नहीं करते। वही ट्रांसपेरेंसी की बात आ जाती है कि जितने भी टैक्सेस आपके जनरेट होते हैं, ऐसा नहीं है कि टैक्सेस जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है, काफ़ी हद तक हो रहे हैं। 36% इकोनॉमी हमारी ब्लैक इकोनॉमी है जो अनरजिस्टर्ड है, बट रिमेनिंग इकोनॉमी इज रजिस्टर्ड, व्हिच इज ऑन रिकॉर्ड। या रिकॉर्ड, ओके। सो उसके जो है टैक्सेस भी रजिस्टर्ड होते हैं। आप इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं अगर आप जो है वो फाइलर हैं एक इकोनॉमी में। अगर आप वो
अर्न कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में ऐड हैं तो वहाँ पर भी आपको ड्यूटीज़ और टैरिफ्स वगैरह जो है फेस करने पड़ते हैं। बेसिकली ये तमाम अमाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट्स में जाती है। पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास फेडरल लेवल पर भी ये चीज़ है और प्रोविंशियल लेवल्स पर भी है। सही। जैसे कि अगर हम सिंध की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो हमारे यहाँ पर सिंध में भी जो है अलग से हमारा बोर्ड है, तो कुछ लेवल्स जो है या इट इज़ डिवाइडेड, जैसे FBR इसी तरीके से। तो कुछ सेक्टर्स जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होते हैं, कुछ सेक्टर्स जो है वो हमारी फेडरल गवर्नमेंट के पास होते हैं, इनके पास सारा रिकॉर्ड होता है। और इसकी बेसिस पे जो है जब आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो आप तमाम इंडिकेटर से देखते हैं कि आपकी GDP कितनी है एंड ऑल। ठीक है। इंटरेस्ट से आपकी इकॉनमी चल रही है। दो इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट को हम जो है ना एज अ सूद लेते हैं, राइट? बट इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में इंटरेस्ट इज नॉट सूद। जी सही है। वी हैव रिबा एज एन अरेबिक वर्ड फॉर सूद। हमारे पास इकोनॉमिक्स में हम एक चीज़ पढ़ते हैं दैट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो कैपिटल के रिटर्न्स जो भी होंगे वो जिस भी फॉर्म में हो, इवन के वो जो है वो कुरान और हदीस से हम ओके करके कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपने कैपिटल अपना लगाया है, उसके रिटर्न्स भी इंटरेस्ट कहलाते हैं। बट वी डू हैव अ मिसकंसेप्शन दैट देयर लाइक जो है वो इंटरेस्ट और रिबा इज़ द सेम थिंग। रिबा इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वो एक टाइप की कैपिटल आपने जो है वो इन्वेस्ट किया और उसके इन रिटर्न आपको मिल रहा है। यू आर सेइंग दैट कि जो इंटरेस्ट है वो एक ब्रॉडर टर्म है एंड रिबा इज अ पार्ट ऑफ दैट व्हिच इज सूद, जो कुरान और हदीस से साबित है वो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट इंटरेस्ट। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट या एक्चुअल टर्म फॉर रिबा या सूद इन इंग्लिश और इकोनॉमी? We use riba, though it's an Arabic word, but क्योंकि उनका तो सिस्टम ही इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा ना, वो उनके लिए it is not a thing। ठीक है। इसको राउट आउट करने के लिए हाँ we use that riba। Alright। So इंटरेस्ट, अगर मैं रिबा की बात करूँ तो पाकिस्तान की इकॉनमी रिबा पे चलती है। हमारी जितनी भी जो है वो इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो हम स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं। ठीक है। एंड हम जो है वो शेयर्स वो करते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड शेयर्स। अगर आप ऐसे शेयर्स इशू कर रहे हैं जिसमें ये है कि प्रॉफिट लॉस बैलेंस है, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर लॉस हो रहा है देन यू विल बेयर द लॉस। दैट्स व्हाट इज़ परमिसिबल इन इस्लाम। वो कहता है कि आप अगर किसी को लोन दे रहे हैं इन सेंस, क्योंकि इट्स अ लोन बेसिकली, कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में क्यों जा रही हैं, उनको फंड्स जनरेट करना है और वो लोग स्टॉक्स या तो जारी करेंगे या बॉन्ड्स, राइट? ठीक है। तो अब अगर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है कि प्रॉफिट हो रहा है तो आपको भी उतना ही पार्ट मिलना चाहिए, लॉस हो रहा है तो भी आपको उतना पार्ट मिलना चाहिए। सो इट्स टोटली परमिसिबल, एनीवन कैन डू, ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम राइट स्पेसिफिकली। लेकिन अगर हम बात करते हैं बॉन्ड्स की, जो अगर हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी रेट पे जो है वो बॉन्ड्स जारी करते हैं। तो इसका ये होता है इंटरेस्ट के अच्छा बहुत सारे मल्टीपल काम है। एक हम सिर्फ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। अगर हम बॉन्ड्स की बात करेंगे तो बॉन्ड्स में ये होगा कि गवर्नमेंट को अगर जनरेट करनी है अमाउंट या आपको जो है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगानी है, I'll define it later what is contractionary monetary policy। तो वो क्या करते हैं, बॉन्ड्स इशू कर लेते हैं या कंपनीज भी करती हैं। उसमें क्या होता है कि करंटली जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है, जैसे हम अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तो दैट इज़ नोन एज पॉलिसी रेट विच इज़ 22% राइट नाउ। ठीक है। तो उसमें यह है कि अर्निंग हो रही है या नहीं हो रही, इट डजंट मैटर। आपने अगर इन्वेस्ट किए हैं, आपने बॉन्ड्स लिए हैं, एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी आपको उसके ऊपर रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है। दैट आर योर डिविडेंड्स, राइट? ठीक है। तो ये चीज़ जो है इस्लाम में परमिसिबल नहीं है, क्योंकि इस्लाम इसको अपोज करता है। वो ये कहता है कि आप किसी इट्स लाइक कि आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल समवन केम टू मी कि मुझे लोन की ज़रूरत है, एंड आई वुड से कि अगर दो आपको अर्निंग हो रही है या नहीं हो रही, बट आपको मुझे हर मंथ जो है वो इतनी अमाउंट शेयर करनी है। सो दैट इज़ समथिंग कि आप किसी को बाउंड कर रहे हैं और आप उसको एक विकियस डेट साइकिल में फंसा रहे हैं। एंड पाकिस्तान इज इन द डेट साइकिल। हम IMF से जो लोन लेते हैं हम इसी चीज़ पे बेस कर रहे हैं, हम उस डेट साइकिल में फंस चुके हैं। ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि IMF जो है ये उसकी साजिश है, IMF इज़ डूइंग दिस एंड दैट। बेसिकली हमें ज़रूरत है वहाँ जाने की, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता, आपकी जो है वो इम्पोर्ट्स जो हैं वो बहुत कम है या पेरिशेबल आइटम्स की हैं, एक्सपोर्ट आप ऑयल करते हैं, इवन दो अगर आपके पास रिजर्व्स हैं भी तो आप निकालने के उसमें नहीं है।
तो आपको फॉरेन रिजर्व्स की ज़रूरत है और उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, दैट इज़ डॉलर फॉर श्योर। तो IMF के पास जाना पाकिस्तान की मजबूरी है और अब पाकिस्तान उस डेट साइकिल में फंस चुका है और इस मजबूरी का फ़ायदा उठाना IMF की मजबूरी है। यस ठीक है। सो बहुत अच्छे तरीके से आपने एलैबोरेट किए सारे गेम को जो चलता है। तो जो मनी फ्लो का गेम है उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कीजिएगा। देखिए, अगर हम देखते हैं कि तमाम चीज़ें ये किस तरीके से आपकी इकोनॉमी में करेंसी मनी सप्लाई हो रही है या मॉनेटरी पॉलिसी क्यों लगाई जाती है, उसमें इंटरेस्ट रेट का क्या किरदार होता है, दैट इज़ द थिंग। मॉनेटरी पॉलिसी हमारे पास दो टाइप की होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी। ठीक है। और ये जो स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक है वो इस तरीके से रूल करता है कि अगर सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई को कम करना है तो वो जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेगा। जब वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करता है तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और बॉन्ड्स और स्टॉक्स परचेज करेंगे और तमाम मनी जो है वो स्टेट बैंक के पास चला जाएगा। दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और ये क्यों लगाई जाती है? ये बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए लगाई जाती है, क्योंकि थ्योरेटिकली अगर आप देखते हैं कि जब भी एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है तो इन्फ्लेशन खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, लिहाजा हमें जो है वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगानी पड़ती है। करंटली भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी रेट, अगर मैं 2022 फेब की बात करूँ, वी वर एट 11% कोविड में, नाउ वी आर एट 22%। ठीक है। तो इवन दो इन्फ्लेशन इज स्टिल सरपासिंग। और अगर हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अगर डिफ्लेशन हो जाए, थ्योरेटिकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो लगाई जाती है। दो पाकिस्तान में डिफ्लेशन नहीं है, बट एक और चीज़ है जिसकी वजह से लगाई जाती है, अगर आपको जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रेंथन करना है, स्टार्टअप्स को, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोविड में क्योंकि बिजनेसेस बंद हो गए थे, कॉलेप्स हो रहे थे, तो उन्होंने पॉलिसी रेट को 15% से 11 और फिर 9 में भी लेकर आए थे, ताकि जो है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग करें और वो अपने जो स्टार्टअप्स हैं उनको स्ट्रेंथन करें। ठीक है। तो ये हुआ था? हाँ, ये हुआ था। ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इकोनॉमिक्स इंडिकेटर बिगड़ते गए तो जो है हमारा पॉलिसी रेट जो आगे जाता रहा। और पॉलिसी रेट को बढ़ाने का एक और फ़ायदा ये होता है कि आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलती है। अगर आप लार्जर इकोनॉमीज़ की बात करें तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है ना बहुत कम होता है, लाइक 2%, 3%। तो रिटर्न्स कम है। अगर कोई बाहर जो है बैठे हैं लोग, वो ओवरसीज़ हैं या इवन के इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो देख रहे हैं एक स्मॉल इकॉनमी है, वहाँ पर पॉलिसी रेट जो है वो 22% चल रहा है, तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। सेकेंडली हमारा जो वो है, इससे कंट्री को ये फ़ायदा होता है कि फ़ॉरेन रिजर्व्स आते हैं। करंटली पाकिस्तान ने जो इसको बढ़ाया हुआ है वो इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि बाहर से आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी जो डॉलर की फॉर्म में होगी, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में, तो वो आप अपने जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट को कॉप अप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पे जो है आपका सेंट्रल बैंक डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जैसे कि अगर हम देखते हैं पाकिस्तान कभी भी पॉलिटिकली स्टेबलाइज नहीं रहा। पाकिस्तान की इकोनॉमी के कोलैप्स नहीं आती ज़्यादा। पाकिस्तान की इकोनॉमी के कोलैप्स की वजह कि पाकिस्तान इज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स, डिफॉल्ट के बिल्कुल वर्ज पे कहते हैं, इकोनॉमिस्ट आर सेइंग दैट इट हैज़ कोलैप्स्ड। तो उसका जो मेजर चंक मुझे जो अभी नज़र आता है बीइंग अ स्टूडेंट, दैट इज़ के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी भी सोसाइटी में होती है, वहाँ पर इकोनॉमी कभी भी फ्लरिश नहीं कर पाती, जस्ट बिकॉज के यहाँ पर कभी भी हालात चेंज हो सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट होती हैं वो लोग वापस से ले लेते हैं, और आपकी जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई कम हो जाएगी और उसकी डिमांड बढ़ने लगेगी मार्केट में, तो फॉर श्योर उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी और आपकी जो करेंसी है वो डी वैल्यू होने लग जाती है। तो पाकिस्तान की जो ये डी वैल्यूएशन है उसकी मेन वजह ये भी नज़र आती है लास्ट ईयर। बहुत सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये भी।